वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। अब तक हम क्वेश्चन 4 के 6 पार्ट कर चुके थे, जहां पर पूछा है कि निम्न में से कौन सी एपी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, और अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स निकालनी थी। तो इसके हम 6 पार्ट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं पार्ट 7। तो पार्ट 7 में एपी पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम D1, D2, D3 चेक करेंगे कि D निकालने के लिए हम दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करेंगे, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करेंगे, चौथी में से तीसरी को। अगर D सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो एपी है। देखते हैं D1 की वैल्यू क्या करेंगे, A2 में से माइनस करेंगे A1 को, और यहाँ दूसरी टर्म कितनी है -4, तो -4 में से माइनस करेंगे पहली टर्म यानी कि 0 को, तो कितना आएगा -4 -0 -4 ही रहेगा। हम निकालते हैं D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरी टर्म यानी कि -8 में से माइनस करेंगे किसको, दूसरी टर्म को, और दूसरी टर्म है -4, तो इस तरीके से दो माइनस यहाँ पर होंगे। अब यहाँ ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। अब माइनस और प्लस क्या होंगे, माइनस, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन आएगा, तो यहाँ से D2 भी कितना निकला -4, और D1 भी कितना निकला -4। चाहे तो हम D3 भी निकाल सकते हैं। D3 निकालने के लिए अब की बार चौथी टर्म में से तीसरी को माइनस करेंगे, यानी कि -12 में से हम माइनस करेंगे -8 को, तो क्या बचेगा -12, यहाँ माइनस और माइनस हो जाएंगे +8, तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 के फिर से क्या आएगा 4, और बड़ी डिजिट का माइनस का 4। तो हम देख रहे हैं D1 भी -4, D2 भी -4 और D3 भी -4। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सार्वअंतर समान है, तो चूंकि सार्वअंतर समान है इसलिए इट इज एन एपी, ये एपी तो है। अब क्योंकि ये एपी है तो हमें आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। एपी है और यहाँ पर D कितना आया है हमारा -4, क्योंकि सारे D1, D2, D3 सेम है इसलिए हम अपनी से D बोल सकते हैं, तो D कितना आ गया -4। तो AP है ये पता चल गया, कॉमन डिफरेंस -4 है ये भी पता चल गया। अब हमें निकालनी है आगे की 3 टर्म्स, 4 टर्म्स हमें दी हुई है, हमें निकालनी है A5, A6 और A7, 3 टर्म्स आगे की और निकालनी है। अब ये निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अच्छे से पता ही है। A5 निकालने के लिए लिखेंगे A+4D, A6 निकालने के लिए A+5D, और A7 निकालने के लिए इस तरीके से A+6D हो जाएगा। ये फॉर्मूले कैसे आते हैं पूरा डिटेल से एक्सप्लेन पहले वीडियो में किया है, उसे जरूर देखिए। अब यहाँ पर हम निकालते हैं A5, तो A5 निकालने के लिए लिखेंगे A+4D, A6 निकालने के लिए लिखेंगे A+5D, A7 निकालने के लिए लिखेंगे A+6D। अब हम यहाँ पर A और D की वैल्यू रख देते हैं। तो A की वैल्यू होती है, A होती है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा एपी में दिया हुआ है 0, तो हम एक की जगह लिख देंगे 0 + 4 इंटू डी, हमने अभी भी निकाला -4, तो लिख देंगे -4। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस है, तो 4 4 जा कितने होंगे -16, तो यहाँ पर पांचवी टर्म आ गई -16। अब ऐसे यहाँ पर एक की जगह 0 + 5 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे -4, तो 5 4 जा कितने होंगे 20, तो कितना होगा -20। सेम इधर 0 + 6 इंटू -4, 6 4 जा होते हैं 24, तो होगा -24। तो हमने देखा आगे की 3 टर्म होंगी -16, -20 और -24। तो इस तरीके से हमारा हो चुका है 7th पार्ट, जहां हमने बताया कि एपी भी है, जहां कॉमन डिफरेंस भी बताया, और जहां नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बता दी। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन को। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी -1/2, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी सारी सेम ही टर्म है। तो यहाँ पर D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से माइनस करेंगे A1 को, तो A2 है हमारे पास -1/2, इसमें से माइनस करना फिर से -1/2, तो इस तरीके से ये दो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे -1/2 + 1/2, जो कि कैंसिल होके हो जाएगा 0। तो हमने देखा D1 की वैल्यू आई 0। अब निकालेंगे D2, तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से थर्ड टर्म में से सेकंड, और क्योंकि सारी ही टर्म -1/2 है तो यही रहने वाला है, तो इस तरीके से -1/2 + 1/2, यहाँ भी क्या आएगा 0। और अगर हम D3 भी निकालेंगे वो भी 0 ही आने वाला है, क्योंकि ये भी -1/2 और -1/2 टर्म सारी सेम ही है, तो आएगा तो 0 ही। इस तरीके से हम देख रहे हैं सारे डी सेम है, तो इट इज एन एपी, एपी तो ये है। अब हमें नेक्स्ट और टर्म निकालनी है, तो हम A5 निकालेंगे, A+4D करेंगे पहले। A की वैल्यू कितनी पुट करेंगे -1/2 + 4, और D कितना निकला है हमारा 0, तो यहाँ पर D 0 है, लिख सकते हैं D कितना आया है 0। तो D की वैल्यू जब हम 4 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 0। 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो कितना बचेगा ओनली -1/2। तो इस तरीके से जो हमारी पांचवी टर्म भी आई है वो कितनी आई है -1/2। तो इस तरीके से अगर हम 6th टर्म भी निकालेंगे तो हो जाएगी A+5D, A+5D का मतलब भी कितना -1/2 + 5 × 0, क्योंकि 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा -1/2। इस तरीके से 7th टर्म भी निकालेंगे तो वो भी होगी A+6D, यानी कि -1/2 + 6 × 0, तो यही पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा -1/2। तो सारी टर्म -1/2 आ रही हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया है 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1
और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दूसरी में से घटाएंगे पहली टर्म को, तो d1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 3 - 1, 3 में से गया कितना बचा 2। अब निकालेंगे d2, तो d2 निकालने के लिए हम तीसरी में से माइनस करेंगे दूसरी टर्म को, तो 9 - 3 कितना होगा 6। तीसरी टर्म निकालेंगे, तीसरी टर्म निकालने के लिए क्या होगा 27 - 9, तो 27 - 9 लिख देंगे 18। हम देख रहे हैं सारे d1 d2 अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि ये अलग आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि सार अंतर समान नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सार अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। और जब ये एपी ही नहीं है तो फिर हम आगे कुछ 5th 6th 7th टर्म नहीं निकालेंगे, एपी है तभी वो काम हम आगे करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th में हमारी फर्स्ट टर्म ए दी हुई है, सेकंड टर्म है 2a, थर्ड टर्म है 3a। सबसे पहले हम d1 निकालेंगे, तो d1 निकालने के लिए हम दूसरी टर्म में से माइनस करेंगे पहली टर्म को, जब हम 2a में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा a ही बचेगा। अब निकालेंगे d2, तो d2 निकालने के लिए हम माइनस करेंगे तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को, तो 3a में से माइनस करेंगे 2a तो भी कितना बचेगा 3 - 2 1 होता है, यानी कि a ही बचेगा। d3 निकालेंगे तो भी क्या करेंगे फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे, तो 4a - 3a भी कितना होता है a। हम देख रहे हैं सारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो यस इट इज एन एपी। और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस निकला वो कितना निकला a, d कितना आया है a आया है। अब हम निकालेंगे 5th 6th और 7th टर्म को, तो लिखेंगे a5 इज इक्वल टू कितना होता है a + 4d, a6 कितना होता है a + 5d, और a7 कितना होता है a + 6d। तो a की जगह कितना पुट करने वाले हैं, तो a ही है इस बार, प्लस 4 इंटू डी की जगह भी कितना रखने वाले हैं a ही रखने वाले हैं, तो हो जाएगा a + 4a, और 4a और a को ऐड करेंगे कितना होगा 5a। तो यहाँ से जो हमारी 5th टर्म आई वो आई 5a। अब इधर देखते हैं a की जगह a है प्लस 5 इंटू डी की जगह भी कितनी वैल्यू है a है, तो 5a और a कितना हो जाएगा 6a। तो यहाँ से हमें पता चला a6 की वैल्यू कितनी आई 6a। इधर a प्लस 6 इंटू डी की जगह भी कितना a, तो 6a और a कितना हो जाएगा 7a, तो 7th टर्म आई 7a। तो इस तरीके से हमारा डी निकल गया और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल गई हैं। इनको हम चाहें तो लास्ट में एक लाइन में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a है लेकिन सेकंड टर्म है a स्क्वायर, थर्ड टर्म है a की पावर 3। तो हम क्या करेंगे पहले d1 निकालेंगे, तो d1 निकालने के लिए हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म को करेंगे माइनस, तो a स्क्वायर में से माइनस कर लेते हैं a को, तो a स्क्वायर माइनस से करेंगे तो कितना बचेगा, इसको हम माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि एक तरफ पावर 2 है और एक तरफ a है, ज्यादा से ज्यादा हम a कॉमन ले सकते हैं बस, तो कितना बचेगा a - 1, या हम इतना भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये टर्म माइनस नहीं हो सकती, a स्क्वायर में a स्क्वायर ही प्लस हो सकता है, a स्क्वायर में a स्क्वायर ही माइनस हो सकता है, लेकिन a स्क्वायर में a नहीं कर सकते प्लस या माइनस, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। अब d2 निकालने के लिए क्या करेंगे a3 - a2 करेंगे, a3 - a2, इसे भी हम माइनस नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा -1। और अगर हम d3 निकालेंगे तो a4 - a3 करेंगे, ये भी ऐसे ही रहेगा, बस a की पावर 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा a - 1। हम देख रहे हैं d1 की वैल्यू है a इंटू a - 1, d2 की वैल्यू है a स्क्वायर इंटू a - 1, d3 की वैल्यू है a क्यूब इंटू a - 1। a - 1 तो भले ही सेम है लेकिन ये अलग है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, common difference is not same, तो hence it is not an AP। ये AP ही नहीं है तो हम 5th 6th 7th टर्म निकालेंगे भी नहीं। इधर आ जाते हैं, ये सवाल अच्छा है, इसमें क्या है रूट की वैल्यूज दी हुई हैं, सबसे पहले हमें रूट निकालना आना चाहिए, तो रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूट 2 है तो रूट 2 ही रहेगा, पहले हम इस AP को ही ठीक करते हैं सॉल्व करने से पहले। रूट 8 को हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं। 8 का हम लेंगे एलसीएम, अब एलसीएम लेना तो सबको आता ही है, तो 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। अब हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे जोड़े, तो इस 2 का एक जोड़ा बना, ये वाला 2 बिना जोड़े के रह गया, तो जिसका पेयर बन गया वो तो बाहर आ जाता है रूट से, और जिस पर जोड़ा नहीं बना उस पर रूट चढ़ जाता है, जो 8 का रूट होता है उसको हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि एलसीएम लेने से इस पर पेयर बन गया है, तो जिस पर पेयर बन गया है वो रूट से बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बना है वो रूट के अंदर रहेगा, तो हम रूट 8 को लिख सकते हैं 2√2, यानी कि जब हम 2√2 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही आएगा। अब हम इधर ऐसे ही जैसे रूट 8 की वैल्यू निकाली है 2√2, ऐसे ही निकालेंगे रूट 18 की वैल्यू, तो 18 का एलसीएम लेंगे तो होगा 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3,
यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया तो 3 तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना, उस 2 पर चढ़ जाएगा रूट। सिंपल है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट में रहेगा और जिसका जोड़ा बन गया वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो 18 का जो रूट है उसको हम लिख सकते हैं 3√2। तो रूट 10 की जगह हमने क्या लिखा, 3√2। अब हम रूट 32 को सॉल्व करेंगे। तो 2 का 16, 2 का फिर 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 32 का एलसीएम आएगा कुछ ये, तो यहाँ पर एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, यानी कि इस जोड़े में से 2 बार और इस जोड़े में से 2 बार, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, इस 2 पर रूट रहेगा। हम इन 2 और इन 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 4, और ये रहेगा √2, यानी कि 32 का जो रूट रहेगा वो रहेगा 4√2, और आगे क्या रहेगा, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से हमारी जो एपी ये दी हुई थी उसको हमने ठीक करके लिख लिया है कुछ इस तरीके से। सेम हम 13th क्वेश्चन में भी यही काम करेंगे। √3 तो फिलहाल हमारे यहाँ पर √3 रहने वाला है। √6 को फिलहाल हम अगर √6 का एलसीएम लेंगे तो इसमें 2 और 3 ही रहेगा, यानी कि किसी का पेयर नहीं है, तो √6 को भी हम √6 ही लिख सकते हैं। लेकिन √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का एलसीएम लेकर क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पर 3 बन गया जोड़ा, तो √9 को हम 3 लिख सकते हैं, वैसे भी 9 का रूट 3 ही होता है। √12 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ से 2 बाहर और 3 रूट में रहेगा, यानी कि 2√3। बस अब इतना तो इसमें कर सकते हैं। फिलहाल √3 की जगह हम √3 लिख सकते हैं। √6 का कुछ होता नहीं है, √6 को भी अगर हम ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहें ना तोड़कर, तो हम इसे √2 × √3 लिख सकते हैं 2 बार। √9 का रूट होगा 3 और √12 का होगा 2√3। इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो रूट वाले डिजिट जब भी आएंगे उनको पहले हम एलसीएम लेके पेयर बनाकर उसे ठीक से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर D1 निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को करेंगे माइनस, तो 2√2 में से माइनस करेंगे √2 को। तो 2√2 में से यहाँ पर 1 है क्योंकि, तो 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा, यानी कि √2 बचेगा। अब हम निकालेंगे D2 की वैल्यू। तो D2 निकालने के लिए हम 3√2 में से माइनस करेंगे 2√2 को। तो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो भी कितना बचेगा, 1√2, यानी कि √2। 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। D3 की वैल्यू निकालेंगे तो फिर हम 4√2 में से माइनस करेंगे 3√2 को। तो 4√2 माइनस 3√2, तो भी कितना आएगा, 4 में से 3 का 1√2, यानी कि √2। हम देख रहे हैं हर बार √2, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इट इज एन एपी। और कॉमन डिफरेंस आया कितना है, डी की वैल्यू √2। अब हम जल्दी से A5, A6 और A7 भी निकाल लेते हैं। तो A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए हम लिखने वाले हैं +4D, A6 निकालने के लिए लिखने वाले हैं +5D और A7 निकालने के लिए लिखेंगे +6D। तो A की जगह कितना है, फर्स्ट टर्म √2 है तो लिखेंगे √2 + 4 × D की जगह कितना है, √2 ही है, तो ये 4√2 है और ये 1√2 है, तो 4√2 और √2 कितने होंगे, 5√2, तो ये हो जाएगा 5√2। A6 कितना होगा, √2 + 5√2, तो ये 5√2 और √2 कितने होंगे, 6√2, तो ये हो जाएगा 6√2। यहाँ पर लिखेंगे √2 + 6√2 और 6√2 और 1√2 कितने होंगे, 7√2। बस हमने A और D की वैल्यू पुट करके उनको ऐड कर लिया तो कुछ ही आएगा। और वैसे भी यहाँ से भी हमें पता चल रहा है पैटर्न बन रहा है। दूसरी टर्म में 2√2 है, तीसरी टर्म में 3√2 है, चौथी टर्म में 4√2 है, तो सीधी सी बात है नेक्स्ट 5√2 होगी, फिर नेक्स्ट 6√2 होगी, नेक्स्ट 7√2 होगी। आइडिया तो हमें एपी देखने से पता चल रहा है, 5√2, 6√2, 7√2 हमारे आए हैं आंसर। ये हमारा आंसर वैसे आ चुका है। हमारी जो यहाँ पर नेक्स्ट 3 टर्म्स आई हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स वो कुछ इस तरीके से आई हैं, 5√2, 6√2, 7√2। ये भी हमारा आंसर एकदम ठीक है। लेकिन हम अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन √8, √18, √32 इस रूप में हमारा क्वेश्चन था। तो अगर हमारा क्वेश्चन था √2, √8, √18, √32, तो सीधी सी बात है अगली 3 टर्म भी हमें इसी रूप में लिखनी चाहिए बजाय इस रूप के। हमने √8 को लिखा था 2√2, √18 की जगह लिखा था 3√2 और √32 की जगह लिखा था 4√2, ये लिखा था। अब हम जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं 5√2। तो अब हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पर। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का मतलब क्या होता है, ऐसे डिजिट जिसके 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 है, यही तो वर्गमूल का मतलब है। जैसे कि √9 है तो 9 का रूट कितना होता है, 3, क्योंकि 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो √9 को हम लिखते हैं 3। 9 का रूट कितना होता है, 3, क्योंकि 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करके 9 आता है। ऐसे ही हम 8 का जो रूट है वो लिख रहे हैं 2√2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2√2 की 2 बार मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए ना। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके 2 2 से कितने होंगे, 4, और √2 की √2 में मल्टीप्लाई करके तो 2 ही आएगा, यानी √4 आएगा और 4 का रूट 2 होता है। तो 4 2 से कितने होगा, 8, यानी कि 2√2 की 2 बार मल्टीप्लाई करके 8 है। इसी तरीके से 3√2 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 4√2 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 32 आएगा। ऐसे 5√2 की अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 5 होंगे 25, √2 की √2 में करके 2 आता है,
तो 25 2 से कितने होंगे 50, तो यानी कि इसका जो 2 बार मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 50, यानी कि 50 का रूट जो होगा वो होगा 5√2। ऐसी अगली टर्म हमारी 6√2 है, तो 6√2 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 6 36 और 36 2 72, यानी 72 का रूट होगा 6√2। ऐसी अगली टर्म हमारी कितनी थी 7√2 थी, तो 7√2 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और इसका होगा 2 तो कितना होगा 98, तो 98 का रूट होगा 7√2, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, रूट 50, रूट 72 और रूट 98। जिस रूप में क्वेश्चन होता है आंसर वैसे उसी रूप में ज्यादातर दिया जाता है, तो हम अपने आंसर को रूट 50, रूट 72 और रूट 98 भी लिख सकते हैं। अब हम अपना ये 13 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म हमारी √3 और सेकंड टर्म में √6, तो अगर हम कॉमन लें d1 निकालें तो क्या होगा, d1 निकालने के लिए √6 में से माइनस करेंगे √3 को, ये माइनस हो नहीं सकते। d2 निकालेंगे तो क्या होगा 3 माइनस √6 होगा, ये भी माइनस नहीं हो सकते। d3 निकालने के लिए क्या करेंगे 2√3 में से 3 माइनस करेंगे, 2√3 में से माइनस करेंगे 3। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों को माइनस करने से पहले तो ये दोनों माइनस हो ही नहीं सकते। अगर हम इनमें कॉमन भी लेने की कोशिश करें √3 को तो भी बिल्कुल भी सेम नहीं बैठेंगे किसी भी एंगल से, तो ये तीनों जो है बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहे, तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो हेंस इट इज नॉट एन एपी, हेंस इट इज नॉट एन एपी, यह एपी ही नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पहले हम इस एपी को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1, 3 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 9, 5 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 25 और 7 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 49, डॉट डॉट डॉट। d1 निकालेंगे तो d1 निकालने के लिए क्या करेंगे 9 माइनस 1 करेंगे, तो 9 माइनस 1 कितना होता है 8। d2 निकालने के लिए क्या करेंगे 25 माइनस 9 करेंगे, 25 माइनस 9 कितना होगा 16, तो लिख देंगे 16। लेकिन ये दोनों किसी भी तरीके से बराबर नहीं आ रहे, तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, शार्प अंतर समान नहीं है, शार्प अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन 15 और देखते हैं हम। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1, 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का स्क्वायर होगा 49 और कुछ यहाँ पर 73 लिखा हुआ है, डॉट 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 डॉट। अब हम क्या निकालेंगे d1 निकालेंगे, तो 25 में से माइनस करेंगे 1 को तो कितना आएगा 24। अब 49 में से माइनस करेंगे 25 को d2 निकालने के लिए, थर्ड में से सेकंड टर्म को, तो कितना बचेगा 24 ही बच रहा है इस बार भी। d3 निकालने के लिए हम इस बार 73 दिए, यहाँ पर कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, तो 73 में से माइनस करेंगे 49, तो कितना बचेगा यहाँ भी 24 ही बचेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर d1 d2 d3 सेम आ रहे हैं, तो इट इज एन एपी, ये एपी तो है, इट इज एन एपी। और यहाँ पर जो d आ रहा है वो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि a5 निकालेंगे तो लिखेंगे a + 4d और a6 निकालेंगे तो लिखेंगे a + 5d और a7 निकालेंगे तो लिखेंगे a + 6d। तो a + 4d निकालने के लिए फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 1 + 4 इंटू d की जगह कितना रखेंगे 24, तो कितना होगा 1 + 24 4 जा कितने होंगे 96, 96 और 1 कितने होंगे 97, तो हमें पता चला फिफ्थ टर्म जो होगी वो 97 होगी। अब हम निकालेंगे 6 टर्म, तो 6 टर्म निकालने के लिए एक जगह रखेंगे 1 × 5 × 24 होगा, तो 1 + 24 5 से कितने होंगे 120, 120 और ये कितने होंगे 121। तो इस तरीके से हमें पता चला 6 टर्म जो है, तो इस तरीके से हमें पता चला 6 टर्म आई 121। 7th टर्म निकालने के लिए भी हम एक जगह 1 6 × d की जगह 24 रखेंगे, तो होगा 1 + 144, तो आएगा 145। तो इस तरीके से ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ चुकी हैं, डी निकाल चुके हैं और ये बता चुके हैं कि एपी है। तो इस तरीके से हमारा 4th पार्ट कंप्लीट हो चुका है।